हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 27 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IIT कानपुर ने ऑनलाइन पढ़ाई की विशेष प्रबंधन प्रणाली के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, टीच नाम से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में कुत्तों के अंतिम संस्कार के लिए शवदाह गृह शुरू किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद में। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक यानी 2021 के पूरे साल के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको जनवरी मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 साल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का निधन हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये बन गया है असम, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लेवेंडर को किस राज्य के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग्स ने 2021-22 में भारत की GDP की वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 8.6%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा सीडोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल के द्वारा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, देश का पहला ग्रीन बूथ उत्तर प्रदेश में कहां पर बनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। 23 फरवरी 2022 को संपन्न हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चौथे चरण के मतदान में लखनऊ के AP सैन PG कॉलेज में ग्रीन बूथ बनाया गया। लोगों को पर्यावरण के प्रति बेहतर संदेश देने के लिए इस ग्रीन बूथ को बनाया गया है। इस बूथ की विशेषता क्या है? तो ये शून्य कार्बन उत्सर्जन बूथ है। यहाँ पर पूरी जो व्यवस्था है वो वैकल्पिक ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा से की गई है। इस बूथ में मतदाताओं को लोकतंत्र के उत्सव की बेहतर अनुभूति के लिए सुंदर हैंडमेड सजावट जैसे रंगोली तथा पानी के लिए मटकों की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो लखनऊ में AP सैन PG कॉलेज है उसमें ग्रीन बूथ बनाया गया है और ये देश में पहली बार बनाया गया है। तो ध्यान रखना है कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में AP सैन PG कॉलेज में ग्रीन बूथ बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, DRDO ने उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में भारत की पहली QKD तकनीकी का सफल परीक्षण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2। भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक यानी QKD टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। DRDO और IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों की संयुक्त टीम के द्वारा यूपी में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि भारत में पहली बार QKD जो टेक्नोलॉजी है उसका परीक्षण किया गया।
और ये जो टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों की संयुक्त टीम के द्वारा जो है यूपी में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। अब दोस्तों ध्यान रखना है कि जो विंध्याचल है ये उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये मिर्जापुर में पड़ता है। अब दोस्तों QKD जो तकनीकी है, कौन सी QKD, ये जो तकनीकी है तो ये है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो दोस्तों QKD जो तकनीकी है इसमें क्रिप्टोग्राफी का उपयोग कर रक्षा और रणनीतिक एजेंसियों के बीच एक सुरक्षित संचार विधि है जिसे वाणिज्यिक ग्रेड ऑप्टिकल फाइबर पर हासिल किया जा सकता है। और दोस्तों जो QKD तकनीकी है इसका सबसे पहले परीक्षण कहां पर किया गया था, तो दिसंबर 2020 में। ध्यान रखना है कि दिसंबर 2020 में डीआरडीओ ने पहली बार हैदराबाद में डीआरडीओ सुविधाओं रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी DRDL और अनुसंधान केंद्र इमारत यानी RCI के 12 किलोमीटर की दूरी के बीच सबसे पहले QKD तकनीकी का परीक्षण किया था। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि अभी जो परीक्षण किया गया है ये पहली बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, यानी जो परीक्षण किया गया है वो सफल हुआ है। और ये जो परीक्षण है वो कहां पर किया गया, तो ध्यान रखना है प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी के बीच QKD तकनीकी का परीक्षण किया गया है। दोस्तों डीआरडीओ की अगर बात की जाए तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखना है DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का फुल फॉर्म है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो नई दिल्ली में डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है। और डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो जी सतीश रेड्डी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया और 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया और ये जो किसान ड्रोन यात्रा है ये किसकी पहल है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है, तो गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की ये एक पहल है जिसका उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके तहत उन्होंने भारत के राज्यों में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए भारत भर के विभिन्न शहरों और कस्बों में 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी भी दिखाई। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा सहित पूरे भारत के 16 राज्यों के 100 गांवों में 100 किसान ड्रोन स्थापित किए गए थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत के कितने राज्यों में, तो भारत के 16 राज्यों के 100 गांवों में 100 किसान ड्रोन जो है वो स्थापित किए गए हैं। अब दोस्तों ये जो किसान ड्रोन है ये किसानों को किस तरह से लाभ पहुंचाएंगे, तो देखिए किसान भी इससे कई तरह के लाभ जो है वो पा सकते हैं। जैसे किसान अपनी उपज जैसे फल हैं, सब्जियां और फूलों को कम से कम समय में बाजारों तक पहुंचाने और अपनी आय बढ़ाने के लिए उच्च क्षमता वाले किसान ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों ये किसान ड्रोन यात्रा है इसका जो उद्घाटन है वो कहां पर किया गया, तो ये किया गया है हरियाणा के गुड़गांव के मानेसर से हरी झंडी दिखा करके इस किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया गया। और दोस्तों जो किसान ड्रोन है ये फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए भी बढ़ावा देंगे। तो इस तरह से जो ये ड्रोन होंगे ये किसानों को लाभ पहुंचाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है ये किसकी पहल है, तो गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की ये एक पहल है। और दोस्तों गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के वर्तमान में संस्थापक और सीईओ कौन है, तो अग्निश्वर जयप्रकाश इसके सीईओ और संस्थापक हैं। और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो ध्यान रखना है चेन्नई तमिलनाडु में गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, लगातार 8वें साल कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दुबई एयरपोर्ट। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट साल 2021 में लगातार 8वें साल, ध्यान रखना है लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहा। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से साल 2021 में 2.91 करोड़ यानी 2 करोड़ 91 लाख यात्रियों ने
विभिन्न देशों में आवागमन किया, जिसमें अकेले भारत के 42 लाख यात्रियों ने अलग अलग देशों की यात्रा की। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि 2021 में जो है सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा रहा, तो ये रहा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहा है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को फ्रांस से कितने और राफेल लड़ाकू विमान प्राप्त हुए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 3। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है राफेल लड़ाकू विमान। भारत के विशिष्ट संवर्धन के साथ फ्रांस से 3 और राफेल लड़ाकू विमान भारत में उतरे। 3 जेट विमानों के इस नए आगमन के साथ भारतीय वायुसेना के साथ कुल राफेल बेड़े 35 तक पहुंच गए हैं। यानी भारत में जो राफेल लड़ाकू विमान हैं इनकी जो संख्या है वो कुल 35 तक पहुंच गई है। 36वां और अंतिम विमान मार्च अप्रैल 2022 तक फ्रांस से भारत पहुंचेगा और एक प्रशिक्षक विमान होगा। सितंबर 2016 में भारत ने 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए के सौदे का आदान प्रदान किया। 5 राफेल विमानों की पहली खेप पिछले साल 29 जुलाई को भारत पहुंची थी। भारत और फ्रांस ने 2016 में अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत पेरिस नई दिल्ली को 36 राफेल लड़ाकू जेट प्रदान करने पर सहमत हुआ था। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि अभी जो है फ्रांस की तरफ से भारत को 3 और राफेल लड़ाकू विमान जो है वो सौंपे गए हैं। तो इस तरह से भारत में अगर देखा जाए कि राफेल लड़ाकू विमानों की संख्या कुल कितनी हो गई है, तो 35 संख्या भारत में हो गई है राफेल लड़ाकू विमानों की। और दोस्तों ये जो सौदा है वो भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। कितने विमानों को लेकर के, तो ध्यान रखना है 36 राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर के ये फैसला भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। और जो आखिरी 36वां राफेल लड़ाकू विमान होगा ये मार्च अप्रैल 2022 तक भारत तक पहुंच जाएगा। अब दोस्तों ये जो राफेल लड़ाकू विमान है इसके बारे में अगर देखें तो ये 2 इंजन वाला राफेल जेट विमान है जो कि कई तरह के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। ये जमीन और समुद्री हमले, वायु रक्षा और वायु श्रेष्ठता, टोही और परमाणु हमले की रोकथाम कर सकता है। इसके अलावा ये जो लड़ाकू विमान है ये हैमर मिसाइलों से लैस है और ये बालाकोट की तरह हवा से जमीन पर हमले करने की भारत की क्षमता को बढ़ाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि ये एक उन्नत किस्म का लड़ाकू विमान है जिससे हमारे देश की सैन्य क्षमता और बड़ी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राफेल लड़ाकू विमान का जो सौदा है वो भारत ने किस देश के साथ किया, तो फ्रांस के साथ किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चंबा जिला। जल जीवन मिशन ने देश भर के 100 जिलों के हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया। हिमाचल प्रदेश में चंबा 100वां हर घर जल जिला बन गया है। यह हर घर जल वाला 5वां आकांक्षी जिला भी बना है। अन्य 4 आकांक्षी जिले कौन कौन से हैं, तो भद्राद्री, कोटगुडेम, जयशंकर, भूपलपल्ली, कोमराम भीम, आसिफाबाद, ये सभी तेलंगाना के हैं। और हरियाणा में मेवात, ये जो है आकांक्षी जिले बने हैं। नतीजतन आज देश के 100 जिले स्वच्छ नल के पानी की आपूर्ति का लाभ उठा रहे हैं। जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जल जीवन मिशन के तहत जो हिमाचल प्रदेश का चंबा डिस्ट्रिक्ट है वो 100वां हर घर जल जिला बन गया है। और 2024 तक ये लक्ष्य रखा गया है जल जीवन मिशन के तहत कि हर ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितनी वर्ष की उम्र में मलयालम फिल्म और मंच अभिनेत्री KPAC ललिता का निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 74 वर्ष की उम्र में। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं मलयालम फिल्म और मंच अभिनेत्री KPAC ललिता जिनका हाल ही में निधन हो गया। वयोवृद्ध मलयालम फिल्म और मंच अभिनेत्री KPAC ललिता का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 5 दशक के लंबे करियर में उन्होंने मलयालम और तमिल में 550 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। ललिता ने 4 केरल राज्य फिल्म पुरस्कारों के साथ सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते, जो कि 1999 में अमाराम के लिए,
किरदार के लिए और 2000 में शांतम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। उन्होंने 5 साल तक केरल संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षा का भी पद संभाला है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जानी मानी अभिनेत्री केपीएससी ललिता का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया और ये मलयालम फिल्मों की अभिनेत्री थी। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में डिएगो स्वार्ट्जमैन को हराकर के रियो ओपन टेनिस खिताब किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस अल्काराज। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं कार्लोस अल्काराज जिन्होंने स्वार्ट्जमैन को हराया है और रियो ओपन टेनिस खिताब अपने नाम किया। 18 वर्षीय स्पेनियार्ड कार्लोस अल्काराज ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में डिएगो स्वार्ट्जमैन को हराकर के रियो ओपन टेनिस खिताब जीता है। 7वीं वरीयता प्राप्त अल्काराज की 3री वरीयता प्राप्त स्वार्ट्जमैन पर 6-4, 6-2 की जीत ने उन्हें 2009 में डिवीजन के गठन के बाद से एटीपी 500 खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बना दिया है। पिछले साल उमाग में सफलता के बाद किशोर के करियर का यह दूसरा टूर स्तरीय खिताब है। तो दोस्तों यहाँ से अच्छे से ध्यान रखना है कि एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एटीपी 500 का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने, तो ये बन गए हैं कार्लोस अल्काराज। और इसके अलावा अगर पूछा जाए कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में डिएगो स्वार्ट्जमैन को हरा करके रियो ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विज्ञान सर्वत्र पूज्यते नामक एक सप्ताह की लंबी विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव स्मरणोत्सव के हिस्से के रूप में 22 से 28 फरवरी 2022 तक विज्ञान सर्वत्र पूज्यते नामक एक सप्ताह की लंबी विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया। यह एक हाइब्रिड मॉडल के माध्यम से देश भर में 75 स्थानों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम 22 फरवरी को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। प्रदर्शनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी S&T का जश्न मनाएगी और देश की वैज्ञानिक विरासत और प्रौद्योगिकी कौशल को प्रदर्शित करेगी। प्रदर्शनी का समापन 28 फरवरी 2022 को होगा, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के साथ मेल खाता है। यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है और जो प्रदर्शनी है इसका समापन भी कब होगा, 28 फरवरी 2022 को इसका समापन होगा। तो ध्यान रखना है कि विज्ञान सर्वत्र पूज्यते नामक एक सप्ताह की जो लंबी विज्ञान प्रदर्शनी है इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, KN राघवन को। भारतीय रबड़ बोर्ड के कार्यकारी निदेशक KN राघवन को इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप यानी IRSG का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह अगले 2 वर्षों के लिए समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। वह 31 मार्च को सिंगापुर में होने वाले प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप यानी IRSG प्राकृतिक और सिंथेटिक रबर उत्पादक और उपभोग करने वाले देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। और दोस्तों ये जो IRSG यानी इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप ये है क्या, इसका काम क्या है, तो ये प्राकृतिक रबर और सिंथेटिक रबर उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए विश्व रबर उद्योग को प्रभावित करने वाले मामलों पर चर्चा करने और सरकार और उद्योग के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करने का एकमात्र मंच है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया है भारतीय रबड़ बोर्ड के कार्यकारी निदेशक KN राघवन को। तो इसलिए इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये जो IRSG है इसके बारे में अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह का गठन हुआ था 1944 में। ध्यान रखना है 1944 में इसका गठन हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो सिंगापुर में इसका मुख्यालय है। और इसके महासचिव कौन है, तो सल्वाटोर पिनिजोटो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के महासचिव हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान रखनी है।
तो दोस्तों ये थे 27 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। भारतीय रेलवे किस राज्य में देश का पहला केबल रेल ब्रिज स्थापित करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, जम्मू कश्मीर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का ऑडियो रिवीजन करना है तो इसके लिए आप खबरी ऐप पर जुड़ सकते हैं। खबरी ऐप पर आपको कैसे जुड़ना है? तो खबरी ऐप पर जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहां से आपको खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है ऑडियो रिवीजन करके, उस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप खबरी ऐप पर पहुंच जाएंगे और वहां पर जो हमारा चैनल है यूपी एग्जाम क्रिजर वो शो करेगा, तो उस पर आपको फॉलो कर देना है। और इस तरह से आप खबरी ऐप पर भी जुड़ सकते हैं जहां पर आप डेली करंट अफेयर का ऑडियो जो है वो 3 से 4 मिनट में सुन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो ये है आज का क्वेश्चन। प्रसिद्ध शतरंज ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है KR प्रज्ञानानंद, बी है VK मेनन, सी है GK त्रिपाठी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।